जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग के इलस्ट्रेशन, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 60। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ऑफ 3 प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो, यानी कि इस क्वेश्चन में अपन के पास टोटल 3 प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे कभी 3 मशीनें होती थी उसी तरीके से यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, एक सेकेंड क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन है तो ये मुझे दिखेगा नहीं, 10% है। ठीक है, इधर ही साइड पर होता है ना, इसलिए 10%, यानी कि ये आपको पीवी फैक्टर गिवन है। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच प्रोजेक्ट। क्या बात है, एक क्वेश्चन में 4 धमाके, 2 3 4। पेबैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एआरआर, 4 चीजें आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और 4 चीजें तीनों प्रोजेक्ट का कैलकुलेट करना है। ठीक, तो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है क्वेश्चन, पर कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए तो हो जाए, इजी तो रहेगा ना। आइडेंटिफाई द रैंकिंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट बाय ईच ऑफ द 4 मेथड, और ये जो 4 मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट की रैंकिंग भी दिखानी है, यानी कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा है और कौन सा कम। तो इसके लिए अपन एक समरी बना देंगे कि चारों मेथड से किसका कितना कैलकुलेशन आया। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा पीरियड, जीरो पीरियड पे क्या होता है, आउटफ्लो, जनरली आउटफ्लो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। यहाँ पर तीनों का आउटफ्लो 5000 है, यानी कि तीनों का प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो 5000 होने वाला है जीरो पीरियड पे। ठीक है, अब इनका इनफ्लोज देखो अलग अलग है। पहले प्रोजेक्ट ए में 1 से लेके 10 साल तक मिलेगा 900। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर इनका जो इनफ्लोज है, ये जो आपको इनफ्लोज गिवन है कैसे है, ये है यूनिफॉर्म, यानी कि सारे इनफ्लोज सेम है। ठीक, तो ये पेबैक पीरियड में आपको काम आएगा। पेबैक पीरियड में मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पर 2 फॉर्मूले सिखाए थे। एक, जब हमारे इनफ्लोज यूनिफॉर्म होते हैं, और एक फॉर्मूला मैंने आपको तब पढ़ाया था जब हमारे इनफ्लोज नॉट यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूले लग जाएंगे। प्रोजेक्ट ए में लगेगा यूनिफॉर्म वाला और प्रोजेक्ट बी में लगेगा नॉट यूनिफॉर्म वाला। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कि यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला कौन सा था, नॉट यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला कौन सा था। अभी बिल्कुल लोड ना लो, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये देखो, ये सारे नॉट यूनिफॉर्म है, 700 800 900, हर साल अलग तरीके का इनफ्लो आ रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट सी, ये भी नॉट यूनिफॉर्म है क्योंकि हर साल तो नहीं, लेकिन लास्ट में अलग ही वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 2000 होता तब हम बोलते ये यूनिफॉर्म इनफ्लोज है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1000, तो ये भी कैसा हो गया, नॉट यूनिफॉर्म वाला। तो तीनों अपन को इनफ्लोज दे रखे हैं, जिसमें पहले प्रोजेक्ट का इनफ्लोज यूनिफॉर्म है और बाकी 2 प्रोजेक्ट का इनफ्लोज नॉट यूनिफॉर्म है। ठीक है, बस इतना ही समझना है, बाकी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 16 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 16। क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी दैट इज पेबैक पीरियड। 3 प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड है, तो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, इसी तरीके से आ जाएगा प्रोजेक्ट सी। ठीक है, अब देखो पहले हमारा प्रोजेक्ट ए, अब प्रोजेक्ट ए में जो कैश फ्लोज थे हमारे, वो कैसे थे, यूनिफॉर्म। ठीक है, हर साल अपन को मिल रहा था 900, तो हो गया यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पर फॉर्मूला सिखाया था, व्हेन कैश इनफ्लोज आर यूनिफॉर्म, वही वाला मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल एक्सपेक्टेड सीएफएटी। एनुअल एक्सपेक्टेड सीएफएटी मतलब वही अपना इनफ्लोज। ठीक है, ये आपके नोट्स में भी लिखा होगा, सब लोगों ने नोट्स रख लिए होंगे मुझे पता है। ठीक है, नहीं रखे होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको नोट्स का, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अब देखो, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए में कितना स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 5000 रुपीज एनुअल।
हर साल कितना मिल रहा है अपन को? 900। तो देखो 5000 डिवाइडेड बाय 900, ये आ जाएगा 5.5555। तो इसे राउंड ऑफ करके लिख देंगे 5.56। ठीक, क्लियर? तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोजेक्ट बी पर। प्रोजेक्ट बी के इनफ्लोज कैसे थे मुझे बताओ? प्रोजेक्ट बी के इनफ्लोज थे नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म, हर साल सेम अमाउंट नहीं था। तो यहाँ पर अपन नॉट यूनिफॉर्म वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी आपके नोट्स में लिखा ही होगा। ठीक है, सबसे पहला कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर कंप्लीट हो गए। तो देखो इसे अपन कैसे देखते थे, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 5000। तो अब हम देखेंगे वो 5000 हमें कब मिल जाएंगे। तो पहले अपन को मिले 700, फिर टोटल हुआ 800, फिर 900, फिर 1000, फिर 1100, फिर अच्छा 1100 के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 1100 तक अपन को मिल गए हैं 4500 टोटल। ठीक है, 4500 टोटल कब तक मिले हैं अपन को? 5 ईयर्स तक। ठीक है, 5 ईयर्स तक अपन को कितने मिले हैं? 4500। और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 5000। क्यूमुलेटिव सीएफएटी अप टू कंप्लीटेड ईयर्स, ये जो कंप्लीटेड ईयर्स है यहाँ तक अपन को टोटल कितना इनफ्लो मिल चुका है? टोटल अपन को मिल चुका है 4500। सीएफएटी ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर यानी कि 5 के बाद आता है 6, तो 6 ईयर का सीएफएटी है 1200। ठीक है, देखो अगर हम 1200 मिला देते ना वो 5000 से ऊपर चला जाता, इसलिए हमने 5th ईयर तक ही रखा क्योंकि 5th ईयर तक हमारा टोटल अमाउंट आया था 4500। ठीक है, अब देखो 5 ईयर्स तो आएंगे ही आएंगे, इसके बाद 5000 में से 4500 यानी कि अभी हमें और कितने की जरूरत है? 500 की। 5 साल तक अपन को 4500, 4500 तो मिल ही गए हैं 5 साल तक। अब और कितना चाहिए? बैलेंस और चाहिए अपन को 4500 के बाद अपन को चाहिए 500, 500 रुपये और चाहिए। लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर मिल कितना रहा है? 1200। तो 500 डिवाइडेड बाय 1200, ये आ गया 0.41। 5 ईयर्स प्लस 0.41, ये आ गया 5.41 ईयर्स। ठीक है, 5.41 ईयर। अच्छा 416 है तो 42 ईयर्स आ जाएगा। 416 है ना, तो राउंड ऑफ हो जाएगा 42 ईयर्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको मंथ में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप 12 से इंटू कर दो तो 0.42, यानी कि ये जो अपन का आया ना ये चीज, इसको अपन 12 से इंटू कर देंगे तो इसका आंसर आया था ये वाला। हाईलाइट करके बता देती हूँ ये, तो 0.42 इंटू 12, ये आ गया 5.04। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? 5 ईयर्स 5.04 मंथ। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सेकंड, प्रोजेक्ट बी का आ गया हमारा पे बैक पीरियड। क्लियर? 5.42 ईयर्स। अगर इसे मंथ में करेंगे तो सिंपल, जो ये डेसिमल के बाद वाला अमाउंट होता है इसको आप 12 से इंटू कर दो, मंथ्स में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 ईयर्स 5 मंथ्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा थर्ड, प्रोजेक्ट सी का पे बैक पीरियड। अब प्रोजेक्ट सी में 2-2000 और लास्ट में 1000 था, इसलिए ये भी इनफ्लोज कैसे हो गए हमारे? नॉट यूनिफॉर्म। तो यहाँ भी कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? नॉट यूनिफॉर्म वाला। ठीक है, यानी कि कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स वही वाला। ठीक, अब देखो 5000 है तो अपन को कितना चाहिए? 5000, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले अपन को मिल गए 2000, दूसरी साल में मिल गए 2000, 4000 मिल गए हमें 2 सालों में। अगर मैं थर्ड ईयर का 2000 मिला देती हूँ तो वो 6000 हो जाएंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट से आगे निकल जाएगा अमाउंट। इसलिए मुझे कहाँ रुकना पड़ रहा है? 2 ईयर्स पर। तो कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स हो गए 2 ईयर्स, और कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स तक अपन को कितना अमाउंट मिल रहा है?
4000, 2,000 करके 4000। हमने इनिशियली कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 5000। CF80 ऑफ नेक्स्ट ईयर का है 2000। ठीक, तो 2 ईयर्स तक अपन को कितना मिल गया? 4000। अब अपन का बैलेंस अमाउंट कितना रह गया? 1000। तो 5000 में से 4000 गए, 1000, लेकिन अपन को नेक्स्ट ईयर मिल रहा है 2000। तो क्लियरली वैसे दिख ही रहा है अपन को आधा साल और चाहिए, लेकिन कैलकुलेट करके बताना तो पड़ेगा ना यार, प्रेजेंटेशन कैसे करोगी? तो 2 ईयर्स प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 2000 0.5, तो ये आ गया 2.5 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट सी का पे बैक पीरियड। अब अपन चाहे तो इसे मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.5 को 12 से इंटू कर दोगे तो 6 आ जाएगा। वैसे आपको दिख ही रहा होगा आधा साल मतलब 6 मंथ, तो इसे अपन मंथ्स में भी लिख सकते हैं 2 ईयर 6 मंथ्स। ठीक, तो ये मैंने आपको मंथ्स में भी करना सिखा दिया और ईयर्स में भी। ईयर्स में सिंपल प्लस कर देना है आपको पॉइंट वाला, और मंथ्स में अगर करना है तो पॉइंट वाले को आपको 12 से इंटू कर देना है। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका। तो उम्मीद है आपको पे बैक पीरियड फर्स्ट रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ में आई होगी। तीनों प्रोजेक्ट का अपन ने कंप्लीट कर दिया। नाउ कम टू द सेकंड रिक्वायरमेंट, दैट इज एनपीवी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। और यहाँ पर मैंने वही वाला सेम फॉर्मेट अपनाया जो मैं आपको हर बार सिखाती हूँ। ईयर, पर्टिकुलर, पी फैक्टर कितना लगाना था? @10%। ठीक, क्वेश्चन ने खुद बोला था कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने आपको कैसे सिखाया है, कैश फ्लोज का पी फैक्टर में इंटू करो, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज आ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ था प्रोजेक्ट ए के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 प्रोजेक्ट हैं, तो 3 प्रोजेक्ट का थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो हमारा आगे बढ़ जाएगा। सिंपल, तो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, और तीनों के कैश फ्लोज अलग अलग है, इसलिए हमने तीनों के कैश फ्लोज अलग अलग लिख दिए। लेकिन जो पी फैक्टर है वो हर बार एक ही रखना है, दैट इज 10%। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं अपन सबसे पहले जीरो पीरियड में। जीरो पीरियड में क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट, और जीरो ईयर के लिए जो पी फैक्टर लगता है वो 1। जीरो ईयर में इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? तीनों प्रोजेक्ट में 5000 का ही लग रहा है। ठीक, और पी फैक्टर 1 आता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो का भी क्या आ जाएगा? 5000। तो हमारा पहला ही कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 5000, तीनों प्रोजेक्ट का आ जाएगा 5000। इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, इन्वेस्टमेंट जो लगती है 5000 की, उसको पी फैक्टर जीरो पीरियड में 1 लगता है, तो उससे इंटू करके मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर लिया तीनों प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब आते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालना है। तो देखो, इनफ्लोज तो अपन को गिवन है, ये रहे थोड़ा सा नीचे का। इनफ्लोज अपन को 10 ईयर के गिवन है, इसके 900 इस तरीके से थे, इसके अलग अलग थे, और इसके 2 और फिर 1। ठीक है, ये सारे इनफ्लोज अपन को गिवन है। बस अपन को यहाँ पर पी फैक्टर कैलकुलेट करना है, और इसका अपन इसमें इंटू कर देंगे, और सो हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ जाएगा। तो सबसे पहले पी फैक्टर लेते हैं, कितना लेना है? @10%। इसको कैसे लेंगे? अपना अपना कैलकुलेटर निकाल लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ जाएगा 909। तो 1 ईयर का कितना हो गया? 0.909। अब बस आप इक्वल टू क्लिक करते जाओ, ये आ गया 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, राउंड ऑफ करके 0.564, 0.513, 0.467, 0.424, 386। ये हमारा 10 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। ठीक है, अब बस इंटू करना है, तो 0.909 से इंटू करो 900, ये आ गया 818। नेक्स्ट 0.826 का 900 से इंटू करो 743,
0.751 इंटू 900 676, 0.683 का 900 615, राउंड ऑफ करती जा रही हूँ मैं, ठीक है। 0.621 900 559, 0.564 900 508, 0.513 इंटू 900 462, 0.467 इंटू 900, यह आ गया 420, 0.424 इंटू 900, यह आ गया 382, 0.386 इंटू 900, यह आ गया 347, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कैश फ्लो का इंटू किया और हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक। इसका टोटल कर देंगे। अब अपन इनफ्लोज का टोटल करते हैं। 615 559 508 462 420 382 347, ये आ गया 5530, ये आ गया हमारा बी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कौन से प्रोजेक्ट का? ए का। प्रोजेक्ट ए में टोटल आउटफ्लो कितना था? 5000, और हम कमा कितना रहे हैं? 5530, तो हमारा आ गया 530 रुपए का, 530 रुपए का आ गया हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। पॉजिटिव है, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एनपीवी प्रोजेक्ट ए का। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे इनफ्लोज गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू का इससे इंटू करना है बस, ठीक। तो 700 का इंटू करो 0.909 में, ये आ गया 636, 0.826 इंटू 800, ये आ गया 661। अब देखो यहाँ भी 900 था, यहाँ भी 900 है, तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा 676। नेक्स्ट 0.683 इंटू 1000, ये आ गया 683। 0.621 इंटू 1100, ये आ गया 683 फिर से। 0.564 इंटू 1200, ये आ गया 677। फिर 1300 का 0.513 इंटू 1300 666, लेकिन 9 है तो ये 667 हो जाएगा। आप भी कैलकुलेट करते रहना। 467 का होगा 1400 से 654, 0.424 इंटू 1500, ये आ गया 636। 1600 का 0.386, ये आ गया 612। तो यहाँ पर आ गया हमारा इनफ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका टोटल करते हैं। 636 प्लस 661, 676, 683, 683, 677, 667, 654, 654 हो गया, 636, 612, ये आ गया 6585, 6585, ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इसमें से माइनस कर देंगे अपन 5000, तो ये आ गया 1585, 1585, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बी का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन से डिफरेंट आया है क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके लिखा है, ठीक है, इसी वजह से। ये लास्ट वाले का गलत तो नहीं हो गया? 0.386 इंटू 1600, 6, अच्छा हाँ गलत हो गया, 618 आएगा यहाँ पर।
और मैंने 2 लिख दिया, यानी कि 6 से बढ़ाना है, तो 6585 प्लस 6, 6591 हो जाएगा। रुको इरेज कर देती हूँ। 6591 कैलकुलेशन मिस्टेक थी बस, तो उसमें से 5000 माइनस करेंगे, 1591। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने भी इसको राउंड ऑफ करके हमारी तरह ही किया है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है हमारा 1591। वैसे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जैक्ट सेम राउंड ऑफ किया है, इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट से आंसर एग्जैक्ट सेम आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बी का भी हो गया। अब बचता है प्रोजेक्ट सी, ये तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही है, 3-4 ही क्लोज है। इसको क्या हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन प्रोजेक्ट सी पर, तीसरा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर भी हमारे पास पी फैक्टर है और इनफ्लोज है, बस इन दोनों का इंटू करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आ जाएगा। तो 0909 इंटू 2000, ये आ गया 1818। 0826 इंटू 2000, ये आ गया 1652। 0751 इंटू 2000, ये आ गया 1502। लास्ट 0683, तो 683 आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें सिर्फ 4 साल ही थे, तो 4 सालों का प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज का अपन क्या करेंगे, एडिशन, सिंपल टोटल 683, 1652 और लास्ट 1818, ये आ गया 5655। 5655 माइनस कर देंगे, हमारा जो आउटफ्लो था 655, ये आ गया हमारा एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट सी। एक बार देख लो, अरे रुक जाओ, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट सी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं अपन क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक। इसका फॉर्मूला लिख दिया पहले अपन ने, जो अपन ने कॉन्सेप्ट के टाइम पर सीखा था, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में टोटल 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी। तो तीनों का अपन को आईआरआर कैलकुलेट करना है। अब बात ये आती है कि आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए अपन के पास 2 एनपीवी होना चाहिए, एक पॉजिटिव एनपीवी और एक निगेटिव एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी तो अपन के पास है, पॉजिटिव एनपीवी हमारे पास आ गया था @10% से। अब अपन को क्या चाहिए, निगेटिव एनपीवी, ठीक। और निगेटिव एनपीवी लाने के लिए अपन को रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 10% लिया था, अब अपन 20% लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये अपन ने खुद अज्यूम किया है। जिसको डाउट आता है कि ये कैसे रेट्स आ गए, 10% क्वेश्चन ने दिया था, उससे हमारा जो एनपीवी आया वो आया था पॉजिटिव, ठीक। अब अपन को क्योंकि आईआरआर कैलकुलेट करना है तो एक निगेटिव एनपीवी की और जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने रेट को बढ़ा दिया @20%, ठीक है। तो आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए अपन को चाहिए एक निगेटिव एनपीवी। तो आईआरआर का फॉर्मूला लगाने से पहले हम एक वर्किंग क्रिएट करेंगे, आ जाओ वर्किंग्स पर, ये रहा, ये वर्किंग्स रहेगी हमारी, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी लिख सकते कि निगेटिव एनपीवी, वो तो जब एट द एंड आंसर आ जाएगा तो पता चल जाएगा निगेटिव है, ठीक है। एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं तो फॉर्मेट हमारा वही होगा, ईयर, पर्टिकुलर, पी फैक्टर, यहाँ पर अपन लेंगे 20% जो कि अजम्पशन लिया है। 3 प्रोजेक्ट का बनाना है, तीनों का एनपीवी निकालना है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। इनका कैश फ्लोज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था तो वही अपन ने लिख दिया, ठीक है। और इनफ्लोज, ये रहा, ये आउटफ्लो था, ये इनफ्लो, सारे गिवन है। बस अपन को क्या करना है, पीवी फैक्टर लगाकर और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इधर आते हैं पर्टिकुलर्स में, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम आउटफ्लोज। पहला क्या था हमारा, प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट, जो कि 0 पीरियड में था, इसलिए पीवी फैक्टर लगेगा 1 इंटू 5000, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 5000। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल
प्रेजेंट वैल्यू कौन सा, आउटफ्लो का, 5000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट ए का। प्रोजेक्ट बी का भी सेम है, प्रोजेक्ट सी का भी सेम है, तो यहाँ पर भी 5000, यहाँ पर भी 5000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो सेम जैसे 10% में करा था वैसे ही 20% में, क्योंकि जीरो पीरियड में तो सबका 1 ही रहता है, तो सबका सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तीनों प्रोजेक्ट का। अब अपन को क्या चाहिए, इनफ्लोज। कितने परसेंट से, 20% से। ठीक है, तो कैलसी उठा लो अपना और लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.2। इस बार 1.2 करना है क्योंकि 20% का है। ठीक है, तो पहले का आ गया 0.833, इक्वल्स टू क्लिक करते जाओ, 0.694 इक्वल्स टू 0.579, 0.482, 0.402, 0.335, 279, 0.232, यहाँ 3 आ जाएगा राउंड ऑफ करके, 0.193, यहाँ पे राउंड ऑफ करके 4, लास्ट 162। तो ये हमारा आ गया पीवी फैक्टर एट द रेट 20% से। ठीक है, एक बार पीवी फैक्टर आ गया, कैश फ्लो तो क्वेश्चन में गिवन था, बस आपको इंटू करके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो 0.833 इंटू 900, ये आ गया 749.7 यानी कि 750। फिर 0.694 इंटू 900, ये आ गया 625। 0.579 इंटू 900, 521। 0.482 इंटू 900, ये आ गया 434। 0.402 इंटू 900, 362। 0.335 इंटू 900, ये आ गया 302। 279 इंटू 900, 251। आप भी कैलकुलेशन करते जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं कर रही हूँ बस कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो। कैलसी पर खुद के हाथ चलनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। 194 मेरे को साथ थोड़ी लिख के जाओगे कि मैम आप कैलकुलेट करते रहना, ऐसे नहीं होता। 0.162 इंटू 900, 146। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रेजेंट वैल्यू आ गए, फटाफट इसका टोटल मारते हैं। 750 प्लस 625, 521, ओ सॉरी गलती कर दिया मैंने, 750, 650, 625, 521, 434, 362, 302, 251, 210, 175, 146, ये आ गया 3776। ठीक है, ये आ गया 3776। अब देखो ये आ गया हमारा क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। इनफ्लो हमारा ये है, आउटफ्लो हमारा क्या था, आउटफ्लो हमारा था 5000, तो 5000 में से माइनस कर देंगे। अब 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और मिल कितना रहा है, 3776। इसका मतलब 1224 का हमारा हो गया निगेटिव एनपीवी, और हमें यही तो चाहिए था आईआरआर के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ए का अपन को मिल गया। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी का कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये अपन के पास है पी फैक्टर, ये आउटफ्लो इनफ्लोज है हमारे पास प्रोजेक्ट बी का, दोनों का इंटू मारते हैं। 0.833 इंटू 700, 583। 0.694 इंटू 800, 555। क्या हो गया इसको फिर से, नेक्स्ट 0.579 इंटू 900, ये आ गया 521। फिर ये इसका तो 482 ही आ जाएगा। 0.402
इंटू 1100, ये आ गया 442। नेक्स्ट 1200 इंटू 0.335, ये आ गया 402। नेक्स्ट 1300 इंटू 0.279, ये आ गया 363। नेक्स्ट 1400 इंटू 0.233, ये आ गया 326। 1500 इंटू 0.194, 291.162 इंटू 1600, ये आ गया 259। ये आ गया हमारा इनफ्लोस। फटाफट इसका टोटल मारो। 583, 555, 521, 482, 442, 402, 363, 326, 291, 259, ये आ गया 4224। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। इनफ्लो आउटफ्लो तो आपको पता ही है, 5000 था, तो ये आ गया 776। और देखो आउटफ्लो हमारा 5000 था, लेकिन हम कमा कितना रहे हैं, 4000। इसका मतलब 4224, 4224। तो हमारा ये घाटा हो रहा है कितने का, 7776 का। हमारा आ गया निगेटिव एनपीवी। क्लियर? ओके, लास्ट तो हमारा जल्दी हो जाएगा। पहला 0.833 इंटू 2000, ये आ गया 1666। फिर 0.694 से इंटू हो जाएगा, ये आ गया 1388। फिर 0.579 से इंटू हो जाएगा 2000, ये आ गया 1194। और ये 1000 है, 1000 तो इसे ही नहीं आ जाएगा 482। फटाफट टोटल मारते हैं। 1388, 1666, ये आ गया 4730। अगेन ये आ गया हमारा प्रोजेक्ट सी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो माइनस करेंगे 5000 में से, तो ये आ गया 270। 270 क्या आ गया, निगेटिव एनपीवी। तीनों का फटाफट मैं फोटो क्लिक कर लेती हूँ, ये आईआरआर में अपन को काम आएगा। ठीक, तो चलते हैं अब अपन ऊपर। चलो चलो, आईआरआर ये रहा। अब देखो लोअर रेट, तो लोअर रेट अपन ने रखी थी 10%। लोअर रेट 10%। पॉजिटिव एनपीवी, पहले वाले से हमारी एनपीवी कितना आया था, 530। डिफरेंस इन एनपीवी, अब देखो डिफरेंस इन एनपीवी आपका क्या करोगे, पॉजिटिव एनपीवी में से नेगेटिव एनपीवी माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक, देखो मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। 530 माइनस नेगेटिव एनपीवी कितना आया इसका, 1224। ठीक है, तो ये निगेटिव एनपीवी थी ना, तो माइनस माइनस प्लस, इनटू डिफरेंस इन रेट। पहली वाली रेट थी हमारी 10, फिर हमने ली 20, यानी कि 10% का रेट का डिफरेंस आया है। ठीक, यहाँ पर मैंने ये वाला जो फॉर्मूला है ना पूरा, ये जो पूरा फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर। ठीक है, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी, डिफरेंस इन एनपीवी इंटू डिफरेंस इन रेट। अब देखो 10% प्लस नीचे क्या आएगा, 530 प्लस 1224, ये आ गया 1754। ऊपर क्या आएगा, 530 इंटू 10%। अब 530 डिवाइडेड बाय 1754 करो और इंटू कर दो इसे 10 से, तो ये आएगा 3.02। 10% प्लस 3.02, ये आ गया 13.02%। क्या आ गया, 13.02%। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि हमने रेट इधर उधर ले लिया है ज्यादा, क्योंकि अजम्पशन बेसिस पर करना है, सिंपल सी बात है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट बी, लोअर रेट। यहाँ पर भी लोअर रेट 10% प्लस पॉजिटिव एनपीवी। इसकी एनपीवी कितनी आई थी, 1591।
पॉजिटिव में से निगेटिव माइनस करोगे 151 माइनस माइनस निगेटिव कितना आया था इसका, निगेटिव आया था 776 इंटू 10 डिफरेंस इन रेट। अब देखो 10% प्लस 1591 प्लस 776 ये आ गया 2367, ऊपर आ जाएगा 1591। 1591 डिवाइड बाय 2367 इंटू 10 करोगे ये आ गया 6.72, तो इसका टोटल आ गया 16.72%, 16.72%। ठीक है, देखो एग्जैक्ट नहीं आएगी क्योंकि रेट उन्होंने अपन को नहीं बताया था। ये दोनों के IRR कैलकुलेट हो गए। लास्ट 10% प्लस पॉजिटिव एनपीवी इसका आया था 655, नीचे 655 माइनस निगेटिव एनपीवी कितना था इसका 270, इसके बहुत वैल्यूज पास है तो इसका आ सकता है। सिक्स डबल फाइव प्लस 270 ये आ गया 925 नीचे और ऊपर आएगा 655। 655 डिवाइड बाय 925 इंटू 10 ये करोगे 7.08, ये आ गया 17.08%। देखते हैं इसका क्वेश्चन में आंसर कितना है 16.52, थोड़ा सा इधर उधर हो ही रहा है हर किसी में एक एक परसेंट का। इसका 13 आया है, इसका 12 पॉइंट कुछ आया है, हमारा 16 आया है, इनका आया 15 पॉइंट और 17, 16 का 17। ठीक है, तो वो हमारा उसी की वजह से आया है क्योंकि हमने रेट खुद लिए। ठीक है, इन्होंने रेट अलग अज्यूम करी होगी और हमने अलग, तो ये सबका डिफरेंट आंसर आ सकता है। आप बिल्कुल इसका लोड मत लेना। IRR की अगर दोनों रेट क्वेश्चन देता है तो आंसर भी हमारा क्वेश्चन के पास वाला ही आता है, लेकिन जब हम खुद अज्यूम करते हैं तो हमारा अलग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट दैट इज IRR कंप्लीट हो चुकी है। हमने तीनों प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट कर लिया। बाकी आप थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह देख लेना कहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो। बाकी एक बात मैंने बताई थी कि 1-2% से इधर उधर हो सकता है क्योंकि रेट्स अपन ने खुद अज्यूम किए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक है, क्वेश्चन करना तो आ ही गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट दैट इज ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूले का नाम क्या था, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने कॉन्सेप्ट के टाइम पर, एवरेज प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों आपकी मर्जी है। तो 3 प्रोजेक्ट हैं तो तीनों का ARR कैलकुलेट करना है अपन को। इसके लिए सबसे पहले ऊपर क्या है, एवरेज प्रॉफिट, तो अपन को क्या चाहिए होगा, एवरेज प्रॉफिट। तो उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग करी है मैंने पर्पल पेन से। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब देखो प्रोजेक्ट में कितने ईयर्स है, पहले वाले प्रोजेक्ट में 10 साल थे शायद, हाँ, दूसरे वाले प्रोजेक्ट में भी 10 साल थे और तीसरे वाले प्रोजेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 4 साल थे। ठीक है, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, हमको प्रॉफिट नहीं गिवन, हमको प्रॉफिट नहीं गिवन, तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करेंगे आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करके, आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करके। ठीक है, तो देखो आउटफ्लो कितना था हमारा 5000 और इनफ्लो हमारा कितना है, तो 900 अपन को मिल रहे हैं 10 साल में, यानी कि 9000। ठीक है, तो 9 में से 5 गए 4000, डिवाइडेड बाय 10 करोगे ये आ गया 400, तो ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें भी इन्वेस्टमेंट 5000 है और हमारा इनफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है 700 प्लस 800 प्लस 900 फिर 1000, 1100, 1200, 1300,
1400, 1500, 1600, यहाँ टोटल आ रहा है हमारा 11,500। ठीक, तो जा रहा है पैसा 5,000, आ रहा है 11,500, तो प्रॉफिट अपन मानेंगे यहाँ पर 6,500। ठीक है, प्रॉफिट 6,500 हो गया। 10 साल डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 650, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ये आपको मेन ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, लास्ट यहाँ भी 5,000 का आउटफ्लो हो रहा है और इनफ्लो कितना हो रहा है, 2 2 2 6 और 6,000 7,000 का। 7 में से 5 गए 2,000। ये प्रोजेक्ट का लाइफ कितना है, 4, तो ये हो गया 500। ठीक, तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फिर से फॉर्मूला बताओ, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। ठीक, क्लियर हो रहा है। ये मेन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अपन को प्रॉफिट नहीं दे रखा है। हमेशा क्वेश्चन में जब भी आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दैट इज ARR कैलकुलेट करना होगा तब आपको प्रॉफिट गिवन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसलिए हमने आउटफ्लो माइनस इनफ्लो लगाया है। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ ईयर्स तो हम वैसे भी लगाते हैं एवरेज करने के लिए, तो वो अपन ने कर दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज प्रॉफिट तो अपन के पास आ गया, अब अपन को चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो देखो ओपनिंग में तो 5,000 लगा रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग में कुछ नहीं है, तो डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, 2500। इसमें भी सेम आ जाएगा 2500, क्योंकि इसमें भी यही है 5,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और इसका भी 2500। समझ में आ गया, एक मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। 5,000 ओपनिंग में लगा रहे हैं, एंडिंग में कुछ नहीं है, 5,000 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक, एक बार इसका भी मैं फोटो क्लिक कर लेती हूँ ताकि ऊपर काम आए। तो यहाँ पर हमारा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है और एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इसे फटाफट इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में। चलो चलो, ARR प्रोजेक्ट ए का एवरेज प्रॉफिट कितना है, प्रोजेक्ट ए का एवरेज प्रॉफिट है 400। प्रोजेक्ट ए का एवरेज प्रॉफिट 400, एवरेज इन्वेस्टमेंट 2500, दोनों मैंने आपको वर्किंग्स में कैलकुलेट करके दिखा दिया। इसका था 650 और 2500, 500 और 2500। ठीक है, फटाफट आंसर कैलकुलेट करते हैं इसका। 400 डिवाइड बाई 2500 0.61, तो इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 16%। नेक्स्ट 650 इंटू 2500, ये आ गया 26%। और लास्ट 500 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 100, ये आ गया 20%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गया, दैट इज ARR। कितना आया, 16, 26 और हमारा 16, 26 और 20%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एक समरी बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, सारे आप ये चारों फॉर्मूले लिखो और चारों से जो आंसर आया है वो लिखो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से समरी बनाते हैं। तो ये देखो, ये अपन ने क्वेश्चन का जो पार्ट 2 था वो बना लिया, इसमें अपन ने समरी बनाकर इसमें हम करेंगे रैंकिंग। ठीक है, तो समरी में मैंने वही सब लिखा है जो अब तक हमने कैलकुलेशन किया है। तीनों प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी के चारों मेथड कौन कौन से कहा था उन्होंने, पेबैक पीरियड, एनपीवी, IRR और लास्ट ARR। तो जो जो हमारे आंसर्स आए हैं वो मैंने सारे लिख दिए, सारे प्रोजेक्ट के। ठीक है, ये सब तो आप काम खुद कर सकते हो, ये सारे वही आंसर्स हैं जो अभी अपन ने कैलकुलेट किए। अब बात आती है इनकी रैंकिंग्स की। तो देखो, पेबैक का मतलब क्या होता है, ये सारे मेथड मैंने कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाए हैं, यहाँ पर सिर्फ हम समराइज में देख रहे हैं। पेबैक का मतलब होता है कि जो अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना जल्दी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, कितना जल्दी, सबसे जल्दी जो आएगा वो बढ़िया है। तो देखो, सबसे बढ़िया रहेगा ये, क्योंकि ये 2.5 साल में ही हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस करके दे देगा। ठीक है, तो इसको अपन रैंकिंग देंगे 1, 5.4, 5.5, तो इसको रैंकिंग देंगे 2,
और इसको रैंकिंग देंगे 3। ठीक है, कैसे रैंकिंग दी समझ में आ गया? लोअर द बेटर, जो कम टाइम में हमारा पैसा वापस दे देगा वही प्रोजेक्ट सबसे बढ़िया है। तो 1 2 3 ऐसे रैंकिंग मिल गया। नेक्स्ट आते हैं अपन एनपीवी पर। एनपीवी का मतलब होता है कि हमने कितना एक्स्ट्रा कमाया, जो हमने इन्वेस्टमेंट की कितना एक्स्ट्रा कमाया। तो ये होता है हमारा हायर दी बेटर, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा देखो किसमें, इसमें। तो इसको हम रैंकिंग देंगे 1, इसको रैंकिंग देंगे 2 और इसको रैंकिंग देंगे 3। ठीक है, ये रैंकिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारा आईआरआर। आईआरआर का मतलब होता है कमाना। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? इसमें। तो ये भी होगा हमारा हायर दी बेटर। तो इसमें अपन रैंक देंगे 1 इसको, 2 इसको और 3 इसको। ठीक है, लास्ट एआरआर, ये भी कमाना ही होता है, तो इसमें भी हायर द बेटर। तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग इसकी है 26, फिर 20 और फिर 30। ये सारी हो गई हमारी रैंकिंग। अब ये आपको एट द एंड समरी बनाकर दे देनी है, तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में था। पार्ट 1 में 4 मेथड से कैलकुलेशन करना था और पार्ट 2 ये समरी वाला था, जिसमें जो आपने कैलकुलेशन की है वो आपको रैंकिंग करना है उसके ही अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा 1 किसको मिलेगा? इसको और इसको। वैसे उन्होंने पूछा नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट बढ़िया है, यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट ए बेकार है। ठीक है, ये सबसे लास्ट है क्योंकि इसमें हर बार इसको 3 रैंकिंग दी है। तो अगर 3 प्रोजेक्ट में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सजेशन, तो आप बोलना प्रोजेक्ट ए को ना चूज करें क्योंकि इसकी रैंकिंग 3 है। हर सारे ही मेथड में प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी में से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एक बार फिर से यही बताना चाहूंगी कि हमारा आईआरआर इंस्टीट्यूट के मटेरियल से 1-1% अलग है। वो बस इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अलग अलग परसेंटेज अज्यूम करे हैं, किसी में 16 किसी में 18, और हमने डायरेक्ट 20% अज्यूम किया है तीनों ही उसमें। ठीक है, तो आप मेरी तरह से क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हो, एकदम मेरी तरह जैसे मैंने प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल किया है मैंने इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, आप भी देख सकते हो। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी आईआरआर में हमेशा ऐसा ही होता है कि जब हम अजम्पशन लेते हैं रेट्स का, तो फिर वो आंसर थोड़ा सा 1-2% डिफरेंट आता है, तो उसके लोड ना लेना। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन और उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इतना जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दे दीजिएगा कैसा लगा आपको। और बस आज के लिए इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर वीडियो मिस एज वेल इफ इट इज एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।